आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 दिया जा चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखें। साथ ही इस चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, JRF तो सभी आर्ट एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए आपको वीडियो दिए जाते हैं, क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था 2021 में, तो पीजीटी का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन भी मित्रों का सिलेक्शन हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आप आगे से तैयारी करें और अभी से लग जाएं तैयारी में, जिससे जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनको आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम एनसीईआरटी के बुक को चला रहे हैं इस समय सीरीज, और चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है और आज उसी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कवर किया था, यानी कि आपको शैलियों के विभिन्न प्रकारों को बताया था, कहाँ पे कौन सी शैली है। तो इसके साथ ही अब हम पार्ट 2 देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है किस तरह से ग्रहण और प्रभाव इनका हुआ, किस तरह से इनको ग्रहण किया गया और इसका क्या प्रभाव रहा। तो प्रांतीय शैलियों में अगर देखा जाए तो बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को काफ़ी अलग माना जाता है और गुजरात की वास्तुकला का भी एक अपना अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण, मेहराबों में सरदल, लिंटल, घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्णन यानी कि उकेरना, ठीक है ना। तो उत्कीर्णित फलक जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे, नक्काशी जिसे कह सकते हैं। तो इसके विपरीत सरखेज के शेख अहमद खट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुग़ल मकबरों को काफ़ी प्रभावित किया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरह से तोरण, मेहराब और इन सब पर घंटी, जंजीर के नमूने उकेरे गए, वृक्ष उकेरे गए थे। और ये 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुग़लों को काफ़ी, मुग़लों के जो मकबरे थे इनको काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया, ठीक है। और यहाँ पर जो सज्जात्मक रूप है, हालांकि इतना डिटेल में आपको टीजीटी, पीजीटी के लिए नहीं है आवश्यक, फिर भी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ही सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो इन रूपों में जो कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिज़ाइन कला शामिल है। गचकारी एक तकनीक है। तो डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था और उनमें रंग भरा जाता था। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे, इन पत्थरों में उकेरा जाता था, उत्कीर्णन कार्य किया जाता था और इन नमूनों में क्या बनाए जाते थे, तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल जो थे उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर, ख़ास तौर पर ईरान में लगते थे, ठीक है। चाँपों या मेहराबों, और एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको इन सभी वर्ड्स जो कि चाँपों, मेहराब क्या है और इन सभी का डिटेल बताएंगे, ठीक है, शब्दों का अर्थ एक तरह से। तो भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। इनकी डिज़ाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी। 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थीं। उस समय लोकप्रिय रंग जो था वो नीला था, फिरोजी, हरा, यानी नीला, फिरोजी, हरा और पीला, ये सभी उस समय के लोकप्रिय रंग थे। इसके बाद सतही सजावट के लिए खासतौर पर दीवारों के जो हाशिए थे उनके लिए चारखाना या चौपड़ पच्चीकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा और कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदोवों पर लाजवर्द मणि, जिसे आपने सुना होगा लेपिस लाजुली के नाम से, तो इनका भी प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबूटे के काम, सुलेखन यानी कि सुंदर लेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। जालियों का भी प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता था और उच्च उभारदार उत्कीर्णन जो होता था वो बिल्कुल 3 आयामी जैसा दिखाई देता था, 3D जैसा, ठीक है। चाँपें, मेहराबें सादी और सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी होती थी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे चाँपें तिपुलिया या बहुत से बेल बूटों वाली बनाई जाने लगी। चाँपों के स्कंद गोल आभूषणों या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। व्योम रेखा, केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबदों, छतरियों और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था।
ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलता था। और आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे दीवार पर डेडो पैनल जो बनाया गया है ये आगरा में है, यानी कि ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये डेडो पैनल है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आप देखिए पित्राजुरा काम, ठीक है, एक तकनीक होती है, तो ये आगरा में दिखाया गया है कि इस तकनीक से काम कहाँ आगरा में किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसी में भवन निर्माण की सामग्री क्या होती थी। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री किसकर बनाई जाती थी, रोड़ी, कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था उस समय। ठीक है, उस समय के सभी भवनों की दीवारें कैसी होती थी, काफ़ी मोटी होती थी। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर किससे लिपाई की जाती थी, चूने की लिपाई की जाती थी और पत्थर के चौके जड़े जाते थे। यानी कि दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी और पत्थर के चौके जड़े जाते थे। ठीक है, निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे उनमें है स्फटिक, बलुआ पत्थर, नीला पत्थर, संगमरमर आदि। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। तो आप याद रखेंगे कि स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर इनका प्रयोग किया जाता था और दीवारों को और भी आकर्षक बनाने के लिए अनेकों रंग की टाइलों का प्रयोग किया जाता था। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। तो ईंटों का प्रयोग कब से हुआ, 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते। ठीक है, भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का प्रयोग होने लगा। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। तो ये थी भवन निर्माण की सामग्री। अब हम देखते हैं किला और दुर्ग। उस समय जो भी किला और दुर्ग बनाए गए थे वो कैसे थे। तो ऊंची ऊंची यानी कि ऊंची और मोटी प्राचीरों, जो दीवारें होती थी ऊंची होती थी और काफ़ी मोटी बनाई जाती थी। फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाए गए। ये मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता भी थी, क्योंकि ऐसे अभेद्य किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक जो था वो संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उससे छिन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। और इस तरह के दुर्भेद्य, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते थे और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस समय की जो भी किले और दुर्ग बनाए जाते थे उनकी दीवारें ऊंची मोटी होती थी, बहुत ही विशाल दुर्ग बनाए जाते थे और ये मध्यकालीन भारतीय राजाओं की विशेषता भी रही। और यहाँ पर बात की गई है कि इस तरह के जो भी दुर्भेद्य, विशाल और जटिल दुर्ग थे ये कहाँ, चित्तौड़ में, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को काफ़ी दूर दूर तक देखा भी जा सकता था और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ऊंचाइयां जो थी वो सामरिक महत्व रखती थी। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई फायदे होते थे, जिनमें से यह था कि किले के चारों ओर जो बाहरी दीवारें थी उनके एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसे कि आपको गोलकुंडा के किले में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। दौलताबाद के किले की बात करें तो इनमें शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे उसके प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिनमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया को पार करना पड़ता था। इस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था।
ग्वालियर का किला इसलिए अजेय माना जाता था क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी, पर वह भी ग्वालियर के किले को देखकर भयभीत हो गया था। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें से कुछ विजय एवं वीरता के स्मारक, स्तंभ एवं शिखर हैं। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापति तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे कई स्थल हैं जो यहाँ के नर नारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। इन सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने में आप में संजो रखा है। तो ये थी किले और दुर्ग से जुड़ी हुई जानकारी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में किस तरह से किले और दुर्ग बनाए गए थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ग्वालियर का किला आपके सामने एक पिक्चर है, इसको आप देखिए। किताबों में जो चित्र दिए गए होते हैं, NCERT की बुक में बहुत ही अच्छे चित्र होते हैं। तो ग्वालियर के किले की ये इमेज है, आप देख सकते हैं कितने ऊंचे और किस तरह से इसके बाहरी दीवारें भी बनाई गई हैं। साथ ही ये आपके सामने यहाँ पर जो चित्र है, ये दौलताबाद के किले का एक दृश्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये। और इसके बाद अब हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में उस समय जो भी मीनारें बनाई गई हैं उनके विषय में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस PDF को पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करें, वहाँ पर ये सभी PDF दी जाएंगी, तो आप वहाँ से आसानी से स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो मीनारें देखते हैं किस तरह से मीनारें बनाई जाती थी। स्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप थी मीनारें, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती हैं। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें कहाँ की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। तो इसको आप याद रखेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। ठीक है, इसकी एक असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक थी। तो आप देखिए यहाँ पर चांद मीनार है जो कि दौलताबाद में है। तो कितना ऊंची है ये, यानी कितनी ऊंची है ये मीनार? चांद मीनार दौलताबाद की। और दूसरा आप एक दिल्ली के कुतुब मीनार को भी आपने देखा होगा। तो कुतुब मीनार का संबंध जो है वो दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फुट ऊंची है। अब यहाँ पर हम दिल्ली के कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कुतुब मीनार का जो संबंध था वो संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से जोड़ा जाता है। और 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की क्रमशः पतली या संकरी होती चली गई हैं ऊपर की ओर। यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यधिक सजे हुए हैं। इसमें कई शिलालेख भी हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। चांद मीनार की बात करें तो ये 15वीं सदी में बनाई गई और ये 210 फीट ऊंची है जो कि दौलताबाद में है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली गई हैं और अब यह आड़ू रंग से पुती हुई है। इसकी जो बाहरी भाग है इसका कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखी सज्जा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान की आयतों के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। तो अभी आपने मीनारें जो बनाई गई हैं, मीनारों के विषय में जाना और दुर्ग और किलों के विषय में जाना आज के वीडियो में। आगे हम मकबरे किस तरह के बनाए गए हैं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में जो भी मकबरे बनाए गए हैं वो कैसे होते थे उसके विषय में जानेंगे। तो जानिए कि शासकों और जो शाही परिवार के लोग थे उनकी कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना ये मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। और ऐसे मकबरों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली में स्थित गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एतमाउद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। और दिल्ली में किसका मकबरा है? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है,
हुमायूं अब्दुल रहीम खान खाना और आगरा स्थित अकबर व एतमाउद्दौला के मकबरे। यह मकबरा सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत यानी कि स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहां हर तरह का ऐशो आराम होगा। यही सोचकर मकबरा बनाया जाता था। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे बाग बगीचों के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसा कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं, जहां ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। यह तो निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनका जो उद्देश्य था वो दफनाए गए व्यक्ति की शान व शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए, दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा ये आगरा में है, और यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना और आगरा स्थित जो अकबर और एतमाउद्दौला के मकबरे हैं, ये काफ़ी सोचकर बनाए मकबरा जो है ये यही सोचकर बनाया जाता था कि स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, और इन मकबरों की दीवारों पर शुरू में कुरान की आयतें भी लिखी जाती थीं, और आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे बाग बगीचों के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा। हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के जो मामले हैं इन्हीं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सराय क्या होती हैं। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत ही दिलचस्प परंपरा थी सराय बनाने की। जो भी विदेशी यात्री या तीर्थयात्री या सौदागर या व्यापारी होते थे, उनके ठहरने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी उसे ही सराय कहते हैं। ठीक है, सराय यानी ठहरने का स्थान। तो मध्यकालीन भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यहाँ यत्र तत्र बनाई जाती थी सराय, और ये आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमि खंड पर ही बनाई जाती थी। उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। तो ये सराएं आम लोगों के लिए होती थी, और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग, यानी अलग अलग संस्कृति वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग कुछ समय के लिए इकट्ठे होते थे, ठहरते थे, और इसके ही फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाजों का आदान प्रदान भी होता था। लोगों के लिए इमारतें कैसे बनाई गई इंडो इस्लामिक वास्तुकला में, तो देखते हैं मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव जो था ये राजे रजवाड़ों या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के अन्य वर्गों द्वारा भी उनके लिए सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल यानी कि मिश्रण पाया गया। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल हैं इन सभी इमारतों में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नक्काशी की गई है। और तो आज के भाग में बस इतना ही, आगे हम और भी बहुत कुछ देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, मांडू के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। आज यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आज के भाग में आपने जो भी जानकारी प्राप्त की, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी स्टूडेंट से शेयर करें जिनको कि लाभ मिलेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि अभी आगे बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी KVS, NVS की, और DSSB, TGT, PGT की नई वैकेंसी आने वाली है, तो आप लगातार प्रयास करते रहें। अगर आपको इस 2021 वाले एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली है तो निराश नहीं होना है, आगे प्रयास करते रहना है और सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी। तो बस जुड़े रहिए शिवानी आर्ट क्लासेस से और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।